Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 31 मार्च 2022। तो गाइज आज है तारीख 31 मार्च 2022 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम ID का लिंक मिल जाएगा, वहां पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो UPSC और स्टेट PSC के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी देखते हैं। इसका मतलब आपको ये वीडियो काफी अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस को लगा दिया है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो लास्ट में इसको सॉल्व करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हम इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाया हूँ। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि वीडियो के ऊपर लाइक का बटन है, आप लोग उसको दबाकर अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और हमेशा की तरह हम लोगों ने आज भी टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। लेकिन एक और छोटी सी बात जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज इस लेक्चर का PDF आपको मिल ही जाता है, उसको डाउनलोड करना, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल कर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। ये जो आर्टिकल है ये बात करता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स 2021 के बारे में। तो अभी हम देखेंगे भारत के अंदर कौन कौन से स्टेट्स हैं या कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं तो जिन्होंने यहाँ पर एक्सपोर्ट के मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो उसी को लेकर ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स को तैयार किया गया। ये 2021 के बारे में हम लोगों को बताएगा। तो एक ज़बरदस्त आर्टिकल है, आप लोग कहीं पर भी इसको कोट कर सकते हो। अगर हम लोग देखें तो इसको मेंस में कोट किया जा सकता है, प्लस इकोनॉमी से आप लोग GS पेपर 3 से इसको रिलेट कर सकते हो। तो काफ़ी जगह पर इस्तेमाल होगा, साथ ही साथ डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी यहाँ पर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो हम समझते हैं आखिरकार इस आर्टिकल को कहां पर दिया गया। तो आप जो नीचे आर्टिकल देख रहे हो ये PIB का है। PIB ने यहां पर इसको डिटेल से कवर किया। इनफैक्ट यहां पर नीति आयोग की मिनिस्ट्री ने यहां पर इसको डिटेल से कवर किया है। इन्होंने बताया कि भाई जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स है वो आ चुका है। इनफैक्ट इस इंडेक्स को रिलीज करने वाली बॉडी ही नीति आयोग है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इस इंडेक्स का ये सेकेंड एडिशन है जो कि 2021 वाले की सिचुएशन के बारे में बताएगा। अब इसके अंदर बताया क्या गया ये आप थोड़ा सा ऊपर डेटा देख पाओगे। अगर हम लोग बात करें, इसने बताया कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर एक्सपोर्ट्स को लेकर परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही है। तो वहां पर गुजरात का नाम आपको टॉप पर देखने को मिलेगा। गुजरात इंडिया का एक टॉप स्टेट निकल कर आया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस। और अब मैंने जैसा बताया आपको कि ये जो इंडेक्स है ये सेकंड एडिशन वाला है, इससे पहले फर्स्ट एडिशन भी आया था। तो फर्स्ट एडिशन में भी गुजरात टॉप पर था और सेकंड ईयर में भी यहाँ पर गुजरात टॉप पर है। तो लगातार यहाँ पर गुजरात ने टॉप किया है इस इंडेक्स के अंदर में, जिस इंडेक्स को रिलीज किया गया है नीति आयोग के थ्रू। तो फर्स्ट रैंक पर तो गुजरात रहा, दूसरे रैंक पर रहा महाराष्ट्र, तीसरे रैंक पर रहा कर्नाटका और चौथे रैंक पे है तमिलनाडु। तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे आप देख पाओगे PIB ने इसको डिटेल से कवर किया है। चाहो तो आप लोग PIB की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सरकार डायरेक्टली डेटा को पब्लिश करती है। इसी वजह से ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, वो यह है कि ज़्यादातर जो कोस्टल स्टेट्स हैं ना वो बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं ना। क्वेश्चन यह है कोस्टल स्टेट्स कौन से हो गए। कोस्टल स्टेट्स जो कि समुद्र के किनारे आपको देखने को मिलेंगे, तो वही यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मर है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो गुजरात का। गुजरात भी एक कोस्टल स्टेट है, उसने यहाँ पर अपनी नंबर 1 रैंक हासिल करी है और लगातार दूसरे साल वो यहाँ पर इन्होंने बताया। और ये जो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है, इसको आगे मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स के 4 मेन प्लेयर्स कौन कौन से, वो सारी बातें आगे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख पाओगे। यहाँ पर आपको हमारा महान भारत ये देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया का मैप ये है। यहाँ पर आपको ये गुजरात का मैप देखने को मिलेगा। तो गुजरात को दिखाने के लिए बेसिकली यहाँ पर आपको ये मैप दिखाया जा रहा है और इधर आपको समुद्री इलाका देखने को मिलेगा। इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पर आपको तट वाला रीजन देखने को मिल रहा है। तो गुजरात ने अभी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स 2021 के अंदर टॉप किया है। अच्छा, अगर आप लोगों ने अच्छे से सुन लिया है, पीछे अगर बहुत अच्छे से सुना है तो ये बताओ सेकंड थर्ड फोर्थ पर कौन है। ठीक है, अगर आपने सुना है तो जल्दी से यहाँ पर सीक्वेंस वाइज बताना। ठीक है, चलो देखते हैं कितने अच्छे से आपने सुना है। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में। आखिरकार ये इंडेक्स क्या है, क्या क्या हम लोग को बताता है, इसके मेन पिलर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सारी बातें बताओ। तो पहली चीज़ यहाँ पर देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यह है कि हम लोग क्या कर सकें, एक्सपोर्ट को बढ़ावा कर दे सकें। ठीक है, अपने कंट्री से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकें और देख सकें कि एक्सपोर्ट करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, प्लस एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, उनको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए और कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आया जाए जिससे कि एक्सपोर्ट और ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, एक्सपोर्ट होगा यानी व्यापार बढ़ेगा देश का, तो हम लोग अपने सामान को बाहर भेज रहे होंगे और उसके बदले में हमारे पास पैसा आ रहा होगा, वो हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। क्लियर हुआ? तो ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। नाउ इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर आपको मेजर 4 पिलर्स देखने को मिलते हैं, प्लस 11 सब पिलर्स हैं और 6 इंडिकेटर्स भी देखने को मिलते हैं। वो सब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आपको मिलते हैं। बट यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा डिटेल में, इसको छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दो। तो 4 पिलर्स कौन कौन से हैं इस इंडेक्स के अंदर? पहली चीज़ है पॉलिसी। इसके अंदर यहाँ पर आपको एक डिटेल्ड ट्रेड पॉलिसी देखने को मिलती है जो कि डायरेक्शन देती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर। उसके बाद दूसरा आपको बिजनेस इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। एक एफिशिएंट बिजनेस इकोसिस्टम है जो कि स्टेट्स को मदद करता है कि वो इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करें, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बने और साथ ही साथ उनके स्टेट के अंदर स्टार्टअप्स ग्रो हैं। तो यहाँ पर उस प्रकार का बिजनेस इकोसिस्टम क्रिएट करने में मदद करता है। तीसरा आपको एक्सपोर्ट इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस प्रकार का बिजनेस एनवायरनमेंट को बनाने की कोशिश की जाती है जो कि स्पेसिफिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो एक्सपोर्ट्स के लिए। उसके बाद एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाता है, ये आपकी परफॉर्मेंस को देखेगा, जो एक्सपोर्ट्स हैं स्टेट्स का, यूनियन टेरिटरीज का, उसको यहाँ पर एग्जामिन करने में मदद करता है। तो ये मेजर 4 पिलर्स हैं जिनका मेजर फोकस आपने सिर्फ एक वर्ड के ऊपर देखा होगा, वो है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स के 7 सब पिलर्स के बारे में। तो आपने 4 मेजर पिलर्स के बारे में तो जान लिया, इनके ऊपर काम चलता है। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड सपोर्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। तो ये कुछ और मेजर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये पर्टिकुलर इंडेक्स काम करता है। अब इस इंडेक्स के मेजर फीचर्स क्या हैं, तो ये जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसका मेजर फीचर यही है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, ये इसका मेजर काम है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये बात करता है कि इंडिया के अंदर देखो एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये दर्शाता है, इसको बताता है कि हाँ भाई इंडिया के पास पोटेंशियल है। हमारे जो अलग अलग स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, इनका एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है, उसको एग्जामिन करता है। और यहाँ पर आप कह सकते हो फिर एट द लास्ट इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इंकरेज किया जा सकता है कि यहाँ पर आप जो है एक्सपोर्ट और ज़्यादा कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो फिलहाल आपको इस इंडेक्स के बारे में पता चल चुका है। अब बात करते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही है, क्योंकि अभी तो हमें 4-5 स्टेट्स के बारे में पता है, क्या वो स्टेट्स टॉपर रहे हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़िया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल इंडिया के अंदर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कैसा रहा है, तो देखो इसको 4 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। 4 कैटेगरी में कौन कौन सी है? पहली कैटेगरी के अंदर आपको हिमालयन स्टेट्स देखने को मिलेंगे, दूसरी कैटेगरी के अंदर आपको कोस्टल स्टेट देखने को मिलेंगे, तीसरी कैटेगरी में लैंडलॉक स्टेट है, मतलब चारों तरफ से यहाँ पर लैंड है, एक तरफ से भी यहाँ पर समुद्र नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद चौथी कैटेगरी में आपको यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलेंगे। तो इसके बेसिस पर कौन कौन टॉपर रहा है? हिमालयन वाली कैटेगरी में उत्तराखंड टॉपर रहा है, उत्तराखंड की स्कोर यहाँ पर 40.79 देखने को मिलेगा। कोस्टल वाली कैटेगरी के अंदर गुजरात ऑब्वियस ही बात है टॉप पर है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। लैंडलॉक की अंदर बात करें तो हरियाणा से काफ़ी एक्सपोर्ट हुआ, हरियाणा टॉप पर रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना। देन उसके बाद यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर दिल्ली, गोवा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। तो यहाँ पर बेसिकली यूनियन टेरिटरी के मामले में बात करें तो दिल्ली टॉप पर रहा है, इसका स्कोर 43.66 है। क्लियर हुआ? आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। अब एट द लास्ट बात ये करते हैं, ये जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो इसका इंपॉर्टेंस ये है, इसलिए है
क्योंकि जो स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़ हैं इनकी परफॉर्मेंस को ये देखता है, परफॉर्मेंस को बताता है, फिर उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। तो दूसरा पॉइंट वही है, आप अपनी परफॉर्मेंस को देखने के बाद क्या करेगा, वो यहाँ पर बताएगा कि आपके एक्सपोर्ट के अंदर क्या क्या अड़चने आ रही हैं, क्या क्या यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स हैं। ऑब्वियस ही बात है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे रास्ते में ये रोड़ा है, तो यहाँ पर उसके ऊपर काम किया जाएगा और उसको हटाया जाएगा, अपने एक्सपोर्ट को और मजबूत किया जाएगा। तो यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। फिर उसके बाद एट द लास्ट बात करें तो इस इंडेक्स का मेजर काम यह भी है कि हमारी राज्य सरकार को गाइड करना। यह इंडेक्स काफ़ी हद तक मददगार है, गाइड करता है, उनको बताता है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप लोगों को कैसे लेकर चलना है, कैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हो, ये सारे चीज़ों को लेकर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स गाइडेंस देता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि जब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भारत के एक्सपोर्ट के बीच में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, जिसमें से 3 मेजर दिक्कत बताई गई हैं इस इंडेक्स के थ्रू। पहली दिक्कत यहाँ पर इस इंडेक्स ने बताई है कि भारत के अंदर जो इंट्रा और इंटर रीजनल डिफरेंस है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब आप देख पाओगे बहुत सारे स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट के अंदर एक्सपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो चैलेंजेस है वो अलग अलग है। कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, कहीं पर इतना अच्छा है नहीं, तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज यहाँ पर बताया गया कि देखो व्यापार के मामले में जो सपोर्ट है वो बहुत कमज़ोर रहता है, प्लस यहाँ पर इसी चीज़ की वजह से इंडियन एक्सपोर्ट ज़्यादा ग्रो नहीं हो पा रहा है। तीसरा, रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम पैसा खर्च किया जा रहा है, रिसर्च और डेवलपमेंट की काफ़ी ज़्यादा कमी है। अगर इसका भी हम लोग इसके अंदर लगा दें, एक्सपोर्ट के अंदर इसको इंक्लूड कर दें, तो डेफिनेटली इससे हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट को और ज़्यादा यूनिक बनाकर एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये सारे चैलेंजेस यानी कि परेशानियां देखने को मिल रही हैं आज के टाइम पर हमें एक्सपोर्ट्स के मामले में। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंडियन एक्सपोर्ट के मामले में कि जो ये इंडेक्स है एपीआई वाला, इसने क्या बोला, इसने देखो भारत के एक्सपोर्ट को लेकर क्या बोला है। 2 पॉइंट यहाँ पर इसने बोले हैं। पहला पॉइंट इसने यहाँ पर बोला एक्सपोर्ट ड्राइव्स इंडियन इकॉनमी। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इंडियन इकॉनमी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो सकती है और डेफिनेटली होती भी है हमारे एक्सपोर्ट के माध्यम से। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इन्होंने बता दिया जीडीपी के बारे में। देखो जब भी आप लोग जीडीपी पढ़ते हो तो बहुत सिंपल सा फंडा है, जीडीपी का एक फॉर्मूला रट लो। वो क्या है, C+I+G+X-M। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूले का मतलब क्या है, तो जीडीपी इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये होता है हमारा जीडीपी का फॉर्मूला। मतलब देश के अंदर कितना कंजम्पशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, सरकार कितना पैसा खर्च रही है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इंपोर्ट कितना हो रहा है, इनके बीच का डिफरेंस। तो ये सब मिलाकर अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास हमारी जीडीपी निकल कर आती है। तो ये हो गया हमारा जीडीपी का सिंपल सा फॉर्मूला। कोई भी डेफिनेशन पूछे जीडीपी की तो यहाँ पर उठाकर ये वाला फॉर्मूला पटक देना। तो जीडीपी क्या है समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं जीडीपी के ऊपर एक बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एक्सपोर्ट की वजह से, और एक्सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी जीडीपी वैल्यूज को इंक्रीज करने के लिए। तो ये यहाँ पर इस इंडेक्स के थ्रू बोला गया। दूसरा पॉइंट इस इंडेक्स ने मेंशन किया है, कोविड-19 पेंडेमिक से अगर हम लोग बात करें रिकवरी में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। इनफैक्ट अभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं रिकवरी के अंदर। लेकिन यहाँ पर एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर भारत की रिकवरी को काफ़ी तेज कर सकती है, वो है एक्सपोर्ट। ये यहाँ पर बताया गया कि एक्सपोर्ट का क्या है आज के टाइम पर इंपॉर्टेंस। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने का कोई फ़ायदा है नहीं, आगे अगला आर्टिकल है। फ़ायदा तो है डेफिनेटली, आगे अगला आर्टिकल है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी समाप्ति ये करते हैं कि ये आर्टिकल यहीं पर हो जाता है समाप्त। ठीक है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस करी है। आई होप आप लोगों को एक एक बात काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब इस आर्टिकल की चर्चा बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब आज का मतलब आप देख पाओगे सेशन है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर उसके बाद आपको ये भी पता होगा पूरा जो मार्च का महीना है ना, इसके अंदर बहुत सारे देश के मिनिस्टर्स इंडिया आए, इंडिया के साथ बैठकर डिस्कशन किया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से ये इस बार मार्च का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है, जिसमें से एक और रिलेशंस के बारे में चर्चा की गई है। तो ये सेकंड आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो।
बात की गई है इंडिया यूएई के अग्रीमेंट के बारे में, तो इंडिया यूएई ने यहाँ पर अग्रीमेंट कर लिया है सेपा अग्रीमेंट, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। डिस्कस करेंगे डिटेल से सारी बातें। तो इंडिया यूएई सेपा अग्रीमेंट यहाँ पर एक चलने वाला है मई के महीने से। तो अभी मार्च चल रहा है, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई के महीने से इनके बीच में ये अग्रीमेंट लागू हो जाने वाला है। क्लियर हुआ। तो इस आर्टिकल को तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप देख पाओगे लाइव मिंट ने भी कवर किया है, मई से लागू हो जाएगा जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। और लाइव मिंट के साथ साथ यहाँ पे आप देख पाओगे जो हमारा पीआईबी है, जो एक इंपॉर्टेंट सोर्स, सरकार डायरेक्टली डेटा पब्लिश करती है, यहाँ पर भी आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पब्लिश किया है कि बिल्कुल एक सेपा अग्रीमेंट हो चुका है। तो मतलब ये एक कन्फर्म न्यूज़ है बिल्कुल हमारे पास। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो सेपा है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये भारत और यूएई के बीच में फाइनलाइज हो चुका है। इसको साइन तो 18 फरवरी 2022 में कर लिया गया था इंडिया यूएई के वर्चुअल समिट के दौरान। नाउ अब ये जो अग्रीमेंट है ये काम में आने लगेगा, मतलब वर्क करने लगेगा 1 मई 2022 से, मतलब अगले महीने बाद। उसके बाद अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेपा एग्रीमेंट के बारे में। तो आप देख पाओगे बहुत सारी अखबारी कटिंग यहाँ पर लगा रखी है क्योंकि ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब पहले तो हम लोग लोकेशन को देखते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा ये हुआ हमारा महान भारत, ठीक है। अब ये इंडिया का मैप हुआ। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इंडिया से आप इधर की साइड जाओगे, अरेबियन सी क्रॉस करके इधर निकलोगे तो आपको यहाँ पर ये यूएई नज़र आने वाला है, ठीक है। ये हो गया हमारा यूएई। क्लियर हुआ। तो इसके मैप को देख लेना, यहाँ पर आप लोग मैप को देख सकते हो, इधर आपको ये यूएई देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीमेंट्स के बारे में। पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें बता रहा हूँ जो कि डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। अभी हम लोग आगे कवर करने वाले हैं सेपा एग्रीमेंट जो कि अभी इंडिया और यूएई के बीच में हुआ है। उससे पहले आपको जानना होगा एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, मतलब कितने प्रकार के एग्रीमेंट होता है, वो सारी बातें आपको बताता हूँ। पहले हम कवर करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में होता है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो फ्री ट्रेड नाम से पता चल रहा है जो व्यापार है उसके अंदर काफ़ी सारी छूट दी जाती है। छूट का मतलब यह है कि जब जैसे करंट टाइम पर भारत यूएई व्यापार कर रहे हैं तो इनके व्यापार के बीच में काफ़ी सारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी सारी ड्यूटीज़, चार्जेस, एक्स्ट्रा कोटास वगैरह इम्पोज कर दिया जाता है। तो उन चीज़ों के अंदर छूट दी जाएगी, उनको हटा दिया जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर हुआ। उसी प्रकार से होता है दूसरा पीटीए मतलब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये भी एक प्रकार का ऐसा ही एग्रीमेंट है जहां पर दो या दो से अधिक जो पार्टनर्स होते हैं वो यहां पर आपस में कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर छूट देते हैं और फिर व्यापार करते हैं। इंडिया ने ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट अफगानिस्तान के साथ साइन कर रखा है। देन उसके बाद आता है सीईसीए, ठीक है। ये सीईसीए है और जो अभी हमने भारत और यूएई के साथ में साइन किया है वो है सीईपीए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सीईसीए और सीईपीए में डिफरेंस है। ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। इसके अंदर अगेन क्या होता है, कंट्री के साथ कोऑपरेट किया जाता है ट्रेड टैरिफ्स को लेकर, जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ हैं, कोटास वगैरह हैं, उनको लेकर यहाँ पर एक अग्रीमेंट कर लिया जाता है। तो भारत ने यहाँ पर सेका वाला एग्रीमेंट मलेशिया के साथ साइन कर रखा है। उसके बाद दूसरा एग्रीमेंट आता है बीआईटी, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो यहाँ पर भी आप देख पाओगे दो कंट्रीज आपस में बैठती हैं, डिसाइड करती हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कंडीशंस को कि किस प्रकार से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जा सकती है दोनों कंट्रीज में, वो यहाँ पर चर्चा की जाती है। उसके बाद आता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ये बेसिकली एक ट्रेड पैक्ट है, ट्रेड एग्रीमेंट है, दो या दो से अधिक कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर होता है। वो यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हैं जिसके माध्यम से अपने व्यापार को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। प्लस कोई भी अगर विवाद रहता है व्यापार के बीच में तो उन सारे विवादों को ख़त्म कर दिया जाता है इस ट्रेड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंदर। तो ये अलग अलग प्रकार के एग्रीमेंट है, ध्यान रखना। नाउ अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, सेपा वाले में। सेपा जो है ये भारत और यूएई के बीच में हुआ है। इसका मतलब है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये भी यहाँ पर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑब्वियस सी बात है। इसके अंदर भी दोनों कंट्रीज़ ने नेगोशिएट किया है, आपस में बातचीत करी है कि बिल्कुल हम लोग यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का जो भी व्यापार करेंगे इसके अंदर एक दूसरे को छूट देंगे तो ऑब्वियस सी बात है व्यापार बढ़ेगा। और भारत ने अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहली कंट्री यूएई है जिसके साथ सेपा एग्रीमेंट साइन किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत ने इससे पहले ऑलरेडी सेपा एग्रीमेंट साउथ कोरिया और जापान के साथ साइन कर रखा है। अब यहाँ पर यूएई के साथ भी साइन कर लिया गया है। क्लियर हुआ। अब ये जो सेपा एग्रीमेंट भारत और यूएई के बीच में हुआ है इसके फीचर्स क्या क्या होंगे। फीचर्स यहाँ पर ये देखने को मिलेगा
कि देखो इस एग्रीमेंट के अंदर बताया गया कि यहाँ पर हम लोग गुड्स को लेकर कवरेज देने वाले हैं, गुड्स के ऊपर छूट दी जाएगी, रूल्स और ऑरिजिन सर्विसेज को लेकर बातचीत की जाएगी, और जो भी यहाँ पर व्यापार को लेकर बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, उनके ऊपर काम किया जाएगा, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स के ऊपर काम किया जाएगा, डिस्प्यूट सेटलमेंट, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स, टेलीकॉम, कस्टम्स प्रोसीजर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने वाला है भारत और यूएई इस एग्रीमेंट के माध्यम से। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। अब इस एग्रीमेंट के फायदे क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे? तो बेनिफिट्स यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज दोनों में के बेसिस पर देखने को मिलेंगे। एक बात ध्यान रखना, हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना, वो यह है कि देखो गुड्स के और सर्विसेज में यहाँ पर हमेशा ये एग्रीमेंट किया जाता है। गुड्स तो आपको समझ में आ गया, जो भी आपकी सामान हो गया, जेम, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, स्पोर्ट्स, यहाँ पे जो भी चीज़ें हो गई, जो भी ये लोग व्यापार कर रहे हैं, तो उसके अंदर छूट दी जाएगी। लेकिन सर्विसेज के मामले में भारत बहुत आगे है। आपने जब भी इकॉनमी के बारे में पढ़ा होगा तो इकॉनमी के आपने 3 सेक्टर पढ़े होंगे, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर क्या बोलता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, और टर्शरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जितने भी लॉयर, डॉक्टर, ये सारे प्रोफेशनल्स लोग हैं, ठीक है, वो सब आते हैं सर्विस सेक्टर में। तो भारत जब भी किसी देश के साथ कोई भी अग्रीमेंट करता है तो वो दूसरा देश वाला जो है गुड्स को हमेशा ध्यान में रखता है कि हम लोग गुड्स को लेकर व्यापार करेंगे ताकि वो भी यहाँ पर खुला हम लोग को खूब सामान बेचे और हम लोग भी सामान बेचें। तो इसके साथ साथ भारत अपना एक फ़ायदा ऑब्वियस सी बात देखेगा, भारत यहाँ पर सर्विसेज को लेकर भी अग्रीमेंट करता है। सर्विसेज मतलब हमारे पास सर्विस सेक्टर बहुत भरपूर मात्रा में बढ़ता हुआ नजर आएगा, बहुत सारे आपको सर्विस वाले लोग देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे उस देश से जिसके साथ अग्रीमेंट करेंगे, आप हमें छूट दो, हमारे जो लोग हैं वो आपके देश में आएंगे, काम करेंगे। तो ये यहाँ पर सर्विसेज को लेकर एग्रीमेंट होता है। अब आप कहोगे इसमें भारत का क्या फ़ायदा हुआ, वो बाहर जाके काम करेंगे। तो अब ये समझो, वो बाहर जाके काम करेंगे तो पैसा तो भारत में ही भेजेंगे कमाकर, तो जो भारत में वापस से पैसा कमाकर आया जाएगा उसको यहाँ पर बोलते हैं हम लोग रेमिटेंसेस। क्लियर हुआ? अब जो ये रेमिटेंस है ये भारत के अंदर बढ़ता नजर आएगा, ये हमारी इनकम के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर जो रेमिटेंस का मामला है इसको लेकर कुछ टाइम पहले एक इंडेक्स पब्लिश हुआ था जहाँ पर भारत की रैंक टॉप पर थी कि भारत ने काफ़ी सारा पैसा रिसीव किया है अपने ही लोगों से जो कि अलग अलग देशों में काम कर रहे थे। तो ये यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलता है। आई होप आप लोग को ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं दोनों कंट्रीज़ के व्यापार के बारे में कि आखिरकार दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो करंट टाइम पर व्यापार है वो कैसा चल रहा है। तो भारत यूएई के बीच में अगर हम लोग बात करें, दोनों एक दूसरे के रिगार्डिंग ट्रेडिंग को लेकर काफ़ी अच्छी तरीके से रिलेशन को निभाते हैं। व्यापार के मामले में बात करें तो लगभग 100 मिलियन पर एनम के हिसाब से, 100 मिलियन यूएस डॉलर पर एनम के हिसाब से 1970 में व्यापार शुरू हुआ था, और आज के टाइम पर साल 2019-20 के समय का डेटा देखें तो 60 बिलियन डॉलर्स का, कहाँ मिलियन और कहाँ बिलियन, तो अब बिलियन डॉलर्स तक का डेटा पहुंच चुका है, बिलियन डॉलर्स तक का व्यापार हम लोग कर रहे हैं। भारत थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई का। एक्सपोर्ट के मामले में बात करें तो यूएई यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन जाता है भारत के लिए। इन्वेस्टमेंट के मामले में बात करें तो यूएई यहाँ पर 8वां लार्जेस्ट इन्वेस्टर है भारत के अंदर, जिसने 18 बिलियन डॉलर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसके साथ साथ भारत यूएई ने यहाँ पर आप कह सकते हो पहले भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर रखा है, जहाँ पर यूएई ने बोला है कि हम लोग 75 बिलियन डॉलर्स हम लोग भारत के अंदर डेवलपमेंट के ऊपर खर्चेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि आज के टाइम पर क्या डेटा है। प्लस दोनों कंट्रीज़ का टारगेट ये है कि हम दोनों आपस में पर ईयर का जो व्यापार है वो 100 बिलियन डॉलर से भी ऊपर लेकर जाएं, जो कि अभी यहाँ पर पहुँचा नहीं है। क्लियर हुआ? तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोगों को ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलो आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 हेल्थ से रिलेट कर सकते हो। बात की गई है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के बारे में। तो ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज क्या होती हैं, स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो ये स्पेलिंग गलत है, ये यहाँ पर आप देख पाओगे आगे पीछे हो गई है, ये करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो इंडिया ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को इंसेंटिवाइज करना, ताकि हम लोग क्या कर सकें, बच्चों की जान बचा सकें या फिर बच्चों का जन्म बिल्कुल सेफ तरीके से हो सकता है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, ये क्या चीज़ है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब यह है कि कितनी माँ जाकर हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दे रही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऐसा था जहाँ पर कोई भी विमेन जो कि एक तरीके से यहाँ पर प्रेग्नेंट विमेन है, अब बच्चे का बर्थ का टाइम आ चुका है, तो वो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं जा पाती थी, वो हॉस्पिटल्स में नहीं जा पाती थी।
अब वो हॉस्पिटल्स में नहीं जाती थी, जिसकी वजह से होम डिलीवरी होती थी और घर पर यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे कि माँ की डेथ हो जाती थी या फिर बच्चे की डेथ हो जाती थी। तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कम करने के लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर डिलीवरीज़ को बढ़ावा दिया गया कि आप यहाँ पर जाकर डिलीवरीज़ को करवाया। ठीक है, तो इसी को देखते हुए यहाँ पर एक डेटा आया है जो कि डाउन टू अर्थ ने पब्लिश किया है। डाउन टू अर्थ अगेन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे करंट अफेयर के लिए। तो भारत ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है इंसेंटिवाइज करना कि आप अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाओगे तो आपको इसके बदले में सरकार ये देगी। तो इससे क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ेंगी, बच्चों की जान बचेगी, माओ की जान बचेगी। जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन हुआ क्या है, बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज तो बढ़ी हैं पहले के कंपैरिजन में, बिल्कुल यहाँ पर हॉस्पिटल्स में जाकर ही बर्थ दिया है बच्चों को माओ ने। लेकिन है क्या, अभी भी यहाँ पर आपको बहुत सारा सिनेरियो ऐसा देखने को मिलेगा जो कि अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो पाया है। वो क्या क्या इम्प्रूव नहीं हो पाया है वो अभी आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा ना। अगर हम लोग बात करें तो अभी इंडिया के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं वो 88.6% से बढ़ती हुई नज़र आई हैं 2019, 20 और 21 के बीच में। ऐसा यहाँ पर कोई और नहीं कह रहा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 खुद कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर हेल्थ को लेकर सर्वेस को लेकर आता है और इसने यहाँ पर यह बताया 2005 से 6 के समय में ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 40% तक हुआ करती थी। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि 2005 से 6 के बीच में और 2005 से 6 से लगातार अगर हम लोग देखें 2020-21 के अंदर ये लगभग डबल हो चुका है। आज के टाइम पर बहुत सारी जो डिलीवरीज हो रही हैं वो पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशंस के अंदर हो रही हैं। अब कौन कौन से 9 टारगेटेड राज्य आपको देखने को मिलेंगे जहां पर ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ती हुई नजर आई हैं। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम। यहाँ पर आप देख पाओगे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश में काफ़ी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, 64.5% पॉइंट ग्रोथ देखने को मिली है। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया ये जितने भी स्टेट्स के मैंने नाम लिया है वो कहीं ना कहीं पूरे भारत की आधी जनसंख्या को होल्ड करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। ये जो स्टेट्स हैं ये काफ़ी सारी पॉपुलेशन को यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया इन्हीं स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा डेथ भी होती है, माओ की डेथ, बच्चों की डेथ, ये यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, दुनिया भर का जो डेटा बताता है उसमें से यहाँ पर सबसे टॉप पर ये राज्य देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एक होता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मतलब यहाँ पर माँ की डेथ हो जाना, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बच्चे की डेथ हो जाना, न्योनेटाल मोर्टिलिटी रेट बच्चे ने जन्म लिया उसके बाद डेथ हो जाना। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये यहाँ पर बोला गया ये चीज़ें इंप्रूव प्रॉपरली नहीं हो पाई हैं, जितना हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ इतना इंप्रूव हो सकता है उतना इंप्रूव नहीं हो पाया है। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया। और अगर मैं आपको बताऊं कि जितने भी राज्य हैं देखने को मिले हैं, इन राज्यों के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है लेकिन उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है। इनफैक्ट यहाँ पर तो अगर हम लोग बात करें जो MMR है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट यानी कि माओ की डेथ यहाँ पर होती जा रही है। क्लियर हुआ। उसके बाद हेल्थ केयर डिलीवरी के बारे में अगर हम लोग बात करें, हेल्थ केयर डिलीवरी हो गया, सर्विस यूटिलाइजेशन हो गया, ये दोनों यहाँ पर अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। मतलब हर एक स्टेट के अंदर इसके बीच में यहाँ पर काफ़ी बड़ा गैप है। किसी स्टेट के अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी काफ़ी अच्छी है, किसी राज्य के अंदर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसकी वजह से जो हमने अपना गोल सेट कर रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपको पता होगा हमने टोटल 17 गोल सेट कर रखे हैं जो कि हमें 2030 तक अचीव करना है। जिसमें से हमारा एक गोल ये भी है कि हम लोग मैटरनल मोर्टिलिटी रेट यानी कि जो आज के टाइम पर मदर की डेथ हो जाती है उसको हम लोग बिल्कुल कम कर दें। तो ये भी हमारा एक टारगेट है, लेकिन इस टारगेट को हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको राज्यों के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। कुछ राज्यों के अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं लेकिन कुछ के अंदर बहुत ही ज़्यादा पुअर तरीके से आगे बढ़ रही हैं, तो उन राज्यों की वजह से डेटा बार बार नीचे घूम जाता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिरकार हेल्थ केयर डिलीवरीज को लेकर सरकार फिर क्या कर रही है, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। तो पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये आपको याद रखना होता है, मेंस में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, आपको मेंशन करना होता है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव में पहला यहाँ पर इनिशिएटिव है जननी सुरक्षा योजना, जो कि यहाँ पर बात करता है जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को लेकर। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यहाँ पर पहली बार इंसेंटिवाइज किया गया था हमारी केंद्र सरकार के थ्रू 2005 में। मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा दिया गया 2005 में, किसके थ्रू? जननी सुरक्षा योजना यानी इस वाली योजना के माध्यम से, जहां पर सरकार ने बोला कि यहां पर एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा उस वेमेन को जो वेमेन यहां पर मेडिकल फैसिलिटी के अंडर में यहां पर बेबी को डिलीवर करती है।
बेबी को जन्म देती है, तो उनको यहाँ पर कैश बेनिफिट ट्रांसफर मिलने वाला है, डायरेक्टली उनको कैश मिलेगा। तो इससे यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इसके अंदर बढ़ावा देखने को मिलेगा। जो ये जननी सुरक्षा योजना है, ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आप देख पाओगे केंद्र सरकार के थ्रू कंट्रोल की जा रही है। अगर हम लोग बात करें तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था एक ऑब्जेक्टिव के साथ में। इसका मकसद ये था कि यहाँ पर जो मदर की डेथ हो रही है, बच्चों की डेथ हो रही है पैदा होते ही, वो चीज़ें हम लोग बिल्कुल कम कर सकें। तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा सरकार का इनिशिएटिव है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। काफ़ी बार आपने सुना होगा। ये भी यहाँ पर एक मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है जो कि माओ की यहाँ पर मदद करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये स्कीम 1 जनवरी 2017 से लागू है। क्लियर हुआ। तो ये एक छोटा सा डेटा है जिसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो आई होप आप लोग को सारी बातें काफ़ी अच्छे से क्लियर होती हुई चल रही हैं। आगे चलते हैं। अब अगला आर्टिकल आता है। अगला आर्टिकल जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की गई है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स के बारे में। तो इस आर्टिकल को अगेन पीआईबी से कवर किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस आर्टिकल को यहाँ पर आप देख पाओगे मेंशन किया है। यहाँ पर बोला गया जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कर लिए हैं। किस चीज़ के? आर्मी वर्जन ऑफ MRSAM के, मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब ज़मीन से हवा में छोड़ने वाली मिसाइल की टेस्टिंग की गई है ओडिशा कोस्ट से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अभी इसकी टेस्टिंग हुई है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है ज़मीन से ऊपर छोड़ने वाली मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल। यहाँ पे ज़मीन पे ये ट्रक खड़ा है, इसके माध्यम से हम लोगों ने क्या किया, इस मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया है। क्लियर हुआ। ये जो आर्मी वेरिएंट है MRSAM का, ये बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल आपको पता चल चुका है। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, आपको पता चल चुका है। लेकिन केवल डीआरडीओ ने नहीं, डीआरडीओ तो यहाँ पर इंडिया का हो गया, साथ ही साथ इजराइल का जो एरो स्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं इन्होंने मिलकर काम किया है। तो डीआरडीओ इंडिया दोनों ने मिलकर यहाँ डीआरडीओ और साथ ही साथ इजराइल दोनों ने मिलकर यहाँ पर काम किया है इसके अंदर। और साथ साथ यहाँ पर बोला गया कि अगर हम लोग बात करें इसके अंदर कमांड कंट्रोल मल्टी फंक्शन रडार सिस्टम देखने को मिलेगा, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम भी देखने को मिलेगा। मतलब इसको इधर से उधर ले जाया जा सकता है इस मिसाइल को। ऐसा नहीं है कि कहीं पर एक जगह सेट करना हो, इधर से उधर ले जाकर भी यहाँ पर इसको लॉन्च किया जा सकता है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद बताया गया है ये जो MRSAM है, ये यहाँ पर एक हाई रिस्पॉन्स क्विक रिएक्शन वाला मिसाइल देखने को मिलेगा। तुरंत यहाँ पर इसको लॉन्च हम लोग कर सकते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल देखने को मिलेगा। सुपरसोनिक का मतलब है आवाज़ की स्पीड से, यानी ध्वनि की स्पीड से बढ़ जाना। ध्वनि की स्पीड कितनी है? Mach 1 होती है। Mach 1 की स्पीड से ज़्यादा तेज होना, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक। हालांकि Mach 1 से ज़्यादा होता है, Mach 3 से ज़्यादा नहीं होता। तो Mach 3 से कम, Mach 1 से ज़्यादा, इस स्पीड के बीच में यहाँ पर ये मिसाइल की स्पीड होती है। और ये मिसाइल यहाँ पर यूज़ की जाती है हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के थ्रू। अलग अलग वेरिएंट्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बताया गया ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल है बेसिकली एक लैंड बेस्ड वेरिएंट है ऑफ द बराक मिसाइल। बराक मिसाइल का एक वेरिएंट है। और आपको पता होगा जो बराक मिसाइल है ये इजराइल ने बनाई है और इजराइल से हम लोगों ने इस वाली मिसाइल को खरीदा है। ये बेसिकली बराक एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको हम लोगों ने इजराइल से परचेज किया है। तो डायरेक्टली यूपीएससी ने 2008 में क्वेश्चन पूछा भी था कि बराक मिसाइल हम लोगों ने कौन से देश से परचेज करी है, तो वो इजराइल से परचेज करी है। 2008 में नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा साल है, उस दिन उस साल के अंदर पूछा गया था। उसके साथ साथ और क्या बताया गया, जो ये मिसाइल का मैनेजमेंट सिस्टम है इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसका ये यहाँ पर रडार का यूज़ कर सकता है ताकि ट्रैकिंग कर सके, प्लस उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता है। और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि मोबाइल लॉन्चर सिस्टम है, वो उन सब चीज़ों के फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ये जो मिसाइल है इसकी 4.5 मीटर्स की लेंथ देखने को मिलती है। जो वेट है लगभग वजन इसका 275 किलोग्राम्स के आसपास का होता है। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल, ये वाला समाप्त। यहाँ पर हमने डिफेंस के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सीखा है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस चर्चा में है जिसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है, वो है ज़ोजिला पास। ठीक है, काफ़ी चर्चा में है, तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो थोड़ी देर रुक जाओ, आप अभी पढ़ लोगे। ज़ोजिला पास के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस पास को करंट इशू में कवर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू, क्योंकि ज़ोजिला पास को ओपन कर दिया गया है सिविलियन ट्रैफिक के लिए। ठीक है, 79 डेज के साथ में डिस्ट्रप्शन चल रहा था, उसके बाद प्रॉपरली इसको सिविलियन ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। इसी वजह से चर्चा में है। जो ये ज़ोजिला वाला एरिया है ये लोकेटेड है लद्दाख के द्रास वाले रीजन के अंदर, लगभग 11,650 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित आपको देखने को मिलेगा।
जोजिला पास आपको इधर जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया देखने को मिलेगा। ये जो जोजिला पास है, ये जो एक पास बना हुआ है, ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह के साथ में, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। अब जो ये जोजिला पास, इसके बारे में कुछ और यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। जोजिला एक हाई माउंटेन पास है जो कि कहाँ पे स्थित है, लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। प्लस ये जो पास है ये लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है, जैसे मैंने आपको बताया। प्लस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लिंक है, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और कश्मीर के बीच में, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कश्मीर लद्दाख को कनेक्ट कर रहा है। जो जोजिला है इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स। तो आपसे पूछा जाए माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स क्या है, तो वो जोजिला है। जोजिला पास के अगर बारे में हम लोग बात करें तो ये यहाँ पर विंटर्स यानी सर्दियों के टाइम में बंद रहती है, एक भारी भरकम बर्फ़ की वजह से। तो इन सब कारणों की वजह से इसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन 2018 के अंदर तय किया गया कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और इस टनल को लॉन्च कर भी दिया गया है। ये टनल एशिया की सबसे लंबी टनल होने वाली है। इसके अंदर, इस टनल के अंदर सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इनफैक्ट जो पहले सिचुएशन देखने को मिल रही थी कि हाँ सर्दियों में बंद कर दिया जाता है, तो अब यहाँ पर टनल ये जो बनेगी, ये जो है टनल है ये ऑल वेदर टनल है। चाहे कैसा भी मौसम हो, ये टनल ऑब्वियस ही बात है ऐसी ही रहने वाली। यहाँ पर इस टनल के माध्यम से हम लोग इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चाहे कैसा ही मौसम हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे कुछ भी हो। अब ये तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया इसके पास के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ इस पिक्चर को अपने पास मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको सेव करके रखना है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि जम्मू एंड कश्मीर में और प्लस और कौन अलग अलग रीजन्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पास है। तो आपने अभी किस वाले पास के बारे में पढ़ा है, जोजिला पास के बारे में। जोजिला पास आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपने इसके बारे में समझ लिया। उसके बाद आपको हमारे देश में और भी इंपॉर्टेंट पासेस देखने को मिलेंगे और पासेस को लेकर डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, यूपीएससी डायरेक्टली पूछ लेता है प्रीलिम्स के अंदर। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर बनिहाल पास है, बनिहाल पास के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक है बारालाचा ला पास, ठीक है। ये लाहौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, जो कि लेह डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख को कनेक्ट करता है। उसके बाद फोतुला पास आपको देखने को मिलेगा। इसका लिंक कहाँ से, लेह को लिंक करता है ये कारगिल से। उसका बाद रोहतंग पास आपको देखने को मिलेगा, ये कुल्लू वैली को यहाँ पर लिंक कर सकता है लाहौल और स्पीति वैली से। उसके बाद यहाँ पर शिपकीला पास देखने को मिलेगा, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश को लिंक करता है यहाँ पर तिब्बत वाले रीजन से। उसके बाद जेलेपला पास आपको देखने को मिलेगा, ये सिक्किम को लिंक करता है यहाँ पर तिब्बत वाले रीजन से। नाथुला पास देखने को मिलेगा, ये सिक्किम को यहाँ पर लिंक करता है तिब्बत से। लिपुलेख पास देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर बेसिकली जो एक वैली है इंडिया की, चौदांस वैली ऑफ इंडिया को लिंक करता है चाइना वाले रीजन से, ठीक है। ये बेसिकली लोकेटेड है ट्राई जंक्शन वाले एरिया में, उत्तराखंड, चाइना, नेपाल वाले रीजन में ये लोकेटेड आपको देखने को मिलेगा। लिपुलेख आप समझ गए होंगे, जहाँ पर एक तरीके से लिपुलेख को लेकर एक विवाद भी रहता है इंडिया और नेपाल के बीच में, लिम्पियाधुरा लिपुलेख काला पानी को लेकर। आई होप आपको याद आ रहा होगा, कुछ दिन पहले ही मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे खरदुंग लाग देखने को मिलेगा। खरदुंग लाग यहाँ पर ये लद्दाख को लिंक करता है सियाचिन ग्लेशियर से। ये एक हाई मोटरेबल पास है दुनिया का। उसके बाद यहाँ पर आता है बोमदीला। बोमदीला आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये सारे पास हैं जिसके बारे में आप लोग डेफिनेटली ध्यान रख सकते हो। अब आई होप आप लोगों ने अच्छे से इस वीडियो को सुन लिया है। वीडियो को सुन लिया है तो फटाफट इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, या फिर आप कह सकते हो पहला क्वेश्चन जो बनकर आया है वो यह है, डैश हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स 2021 वाला रिलीज़ किया गया है। पहला क्वेश्चन तो यह है, इसको रिलीज़ किसने किया। दूसरा क्वेश्चन यह है, इस रिपोर्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो टॉप राज्य कौन सा निकल कर आया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत ने सेपा एग्रीमेंट साइन किया है भी हाल ही में यूएई के साथ में, लेकिन यूएई के अलावा और भी कौन कौन से देश हैं जिसके साथ भारत ने सेपा एग्रीमेंट को साइन किया है। और भी 2 देश हैं जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, डैश वर फर्स्ट इंसेंटिवाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारी केंद्र सरकार ने उसको बढ़ावा दिया और उसके लिए एक योजना लेकर आए, जननी सुरक्षा योजना। तो वो कौन सी चीज़ है, आपको उसका नाम बताना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। अगले आर्टिकल में आपसे पूछा गया, अगले क्वेश्चन में, कि भारत ने जो बराक मिसाइल है ये कौन से देश से परचेज किया है, उस देश का नाम बताना है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डैश इज नोन एज द माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स। तो माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने अगले वाले स्लाइड्स में प्रोवाइड करवा दिए हैं, चाहो तो आप लोग एक बार खुद भी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर खुद सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब फटाफट मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिविजन करवा देता हूँ, जिसकी आपके लिए काफ़ी सारी डिमांड रहती है। और एक चीज़ आपको पता होगा, मैंने क्या किया था कल, मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक पोस्टिंग करी थी, मैंने पोल करवाया था। वो ये था कि डेली करंट अफेयर का वीडियो मॉर्निंग में डाला जाए या फिर इवनिंग में डाला जाए। तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने यहाँ पर वोट दिया है किस चीज़ को, कि हाँ मॉर्निंग के अंदर वीडियो रहेगा तो सही रहेगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पर ही यहाँ पर सोच समझ के अब ये मॉर्निंग में वीडियो आया करेगा, क्योंकि वोटिंग यहाँ पर मॉर्निंग वाले वीडियो को लेकर ज़्यादा आ रही है, ठीक है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं अगर देखूँ तो लगभग 1571 वोट मॉर्निंग वाले के लिए आए हैं और लगभग यहाँ पर 1140 वोट इवनिंग 8 PM के लिए आए हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोगों का कहना यह है कि मॉर्निंग में 5 बजे अगर अपलोड होती है वीडियो तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मॉर्निंग में अपलोड कर देंगे जब मेजोरिटी ऑफ लोग जो कह रहे हैं हम लोग उनके साथ ही जाते हुए नजर आएंगे। तो पहले आर्टिकल में हमने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स 2021 के बारे में डिस्कशन किया। गुजरात का नाम टॉप स्टेट के अंदर आया है एक्सपोर्ट के मामले में, और गुजरात लगातार दूसरे साल में टॉप किया है, या PIB के अंदर आर्टिकल है। उसके बाद गुजरात एक कोस्टल स्टेट्स है, कोस्टल स्टेट से ही सबसे ज़्यादा टॉप किए हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव हमने समझा, प्लस इसके अंदर परफॉर्मेंस में हमने अलग अलग कैटेगरीज के स्टेट्स को हम लोगों ने कवर किया। इसका इंपॉर्टेंस क्या है समझा, चैलेंजेस क्या है, इंडियन एक्सपोर्ट यहाँ पर क्या है, GDP का फॉर्मूला समझा। फिर उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने भारत UAE के एग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन किया। करंट इशू क्या है हमने ये समझा, भारत UAE के बीच में सेपा एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स मैंने आपको दिखाया, लोकेशन हम लोगों ने कवर करी है। देन उसके बाद अलग अलग एग्रीमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, PTA एग्रीमेंट क्या होता है, सेका क्या होता है, BIT क्या होता है। फिर उसके बाद लास्ट में हमने सेपा एग्रीमेंट के बारे में बात किया जो UAE के साथ साइन किया गया। सेपा एग्रीमेंट साउथ कोरिया और जापान के साथ ऑलरेडी हम लोगों ने साइन कर रखा है, प्लस इसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी, ये हमने भी डिस्कस किया। उसके साथ हमने यहाँ पर देखा कि जो ये एग्रीमेंट है वो गुड्स और सर्विसेज को लेकर हुआ है। यहाँ पर भारत सर्विसेज के ऊपर क्यों इतना फोकस करता है मैंने आपको वो समझाया। प्लस यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में व्यापार कहाँ पर रिलेट करता है वो हमने समझा। फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ को हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हमने समझा कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। प्लस यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें तो मैटरनल मोटिलिटी रेट, इन्फेंट मोटिलिटी रेट ये अभी भी कम नहीं हुआ है। जितनी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से नहीं गिरावट देखने को मिली है। फिर एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जननी सुरक्षा योजना यहाँ पर लॉन्च की गई है, वो किस लिए लॉन्च की गई है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ को इंसेंटिवाइज करने के लिए लॉन्च की गई है। फिर उसके बाद हमने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को कवर किया। DRDO ने यहाँ पर सक्सेसफुली अभी इन मिसाइल्स की टेस्टिंग करी है। हमने यहाँ पर डिटेल से समझा ये मिसाइल क्या है, इनकी स्पीड क्या होती है, प्लस बैरक मिसाइल के बारे में समझा। बैरक मिसाइल हमने इसराइल से परचेज़ किया है। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने जोजिला पास के बारे में डिटेल से देखा। जोजिला पास क्या है, क्यों है चर्चा में है। लोकेशन देखने के बाद हम लोगों ने जोजिला पास के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर किया। देन उसके बाद अलग अलग पासेस के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन कवर करी है जो कि डायरेक्टली आपको हेल्प करेगा। नाउ इसी के साथ हम लोग करते हैं अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।